जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा मैंने पिछला वीडियो बनाया था 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो 10th पास आउट करके कॉमर्स के इच्छुक है उनके लिए, तो उस पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स के बारे में आपको बताया था कि कॉमर्स में आगे क्या क्या स्कोप है, क्या क्या आप कौन कौन सी कॉमर्स के दौरान आप कौन कौन सी डिग्री ले सकते हो, कौन कौन से प्रोफेशन में आगे आप बढ़ सकते हो। तो इसमें सिर्फ अपन ने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स पढ़ा था कि 11th में क्या क्या आपके मटेरियल है और 12th में आपके क्या क्या मटेरियल। आज अपन 11th की पहली क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। पहली क्लास के अंदर बहुत ही अच्छा चैप्टर फर्स्ट ले रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट में है क्योंकि मैं बीच में से भी चैप्टर ले सकती हूँ, लेकिन फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपको आना इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जब तक आप इकोनॉमिक्स का मीनिंग और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में नहीं पढ़ोगे तब तक अपन नेक्स्ट चैप्टर में अपन बीच वाले चैप्टर में कैसे जाएंगे। तो अपना फर्स्ट चैप्टर है अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं की मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या होता है, क्या परिभाषा होती है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इकोनॉमिक्स का एक शॉर्ट रूप मीनिंग देखे तो अपन मनी के रूप में अपन ने देखा था कि इकोनॉमिक होता है एक पैसा, जो कि अपन ने तीनों डिपार्टमेंट से इकोनॉमिक्स के बारे में देखा था। आज अपन इसका एक विस्तारित रूप से पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र का किस प्रकार से वाणिज्य के दृष्टिकोण में क्या योगदान रहता है, अर्थशास्त्र की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि अर्थशास्त्र को अपन एक सोशल साइंस बोला था कि अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान है। और सैमुएल्सन ने बताया था क्वीन ऑफ इकोनॉमिक्स, सामाजिक विज्ञान की रानी। तो अर्थशास्त्र अपन बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र है जो कि अर्थशास्त्र में कई अपन आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था, कृषि उद्योग के माध्यम में पढ़ा था, वाणिज्यिक उद्योग के माध्यम में पढ़ा था, औद्योगिक विकास के लिए देखा था कि व्यक्ति है जो अपने परिवार और की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं खरीदता है, उनको बेचता है, उद्योग करता है और उत्पादित वस्तु नौकरी करता है, किसी कारखाने में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, फिर पैसे लेकर अपनी सेवाएं देता है। ये सारी क्रियाएं किससे जुड़ी हुई होती है, अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई होती है। तो मानव द्वारा निर्मित समस्त कार्य संगठन का अध्ययन मानव द्वारा निर्मित समस्त कार्य संगठन का अध्ययन क्या है, अर्थशास्त्र है। तो आप बता सकते हो मानव द्वारा निर्मित ही समस्त कार्य संगठन ही मानव द्वारा निर्मित समस्त कार्य संगठन ही क्या है, अर्थशास्त्र है। एक कंक्लूजन के रूप में ये एक डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है जिसको आप समझ सकते हो कि मानव द्वारा निर्मित समस्त कार्य संगठन का आप यहाँ पे लिख सकते हो संगठन का अध्ययन ही क्या है, संगठन का अध्ययन ही क्या है, अर्थशास्त्र है। अब चलते अपन अर्थशास्त्र की परिभाषाओं पर कि मनुष्य का समाज। तो अर्थशास्त्र का अगर अपन समस्त ढांचा देखें तो दो आधारों पर है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। सीमित तो क्या होते हैं, संसाधन, लेकिन आवश्यकताएं क्या होती है, अपने अनंत होती है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही था बाइसिकल का, फिर मोटरसाइकिल का, फिर 4 व्हीलर का। तो अपनी आवश्यकताएं तो रहती है अनंत, लेकिन अपने पास रिसोर्सेज क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। तो अब अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, लेकिन अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के अनुसार अगर अपन देखें तो कि अर्थशास्त्र में प्रकृति और क्षेत्र का भी काफी अध्ययन किया गया है। कई परिस्थितियों के अनुसार अर्थशास्त्र को परिभाषित भी किया गया है। तो एक काफी अच्छा अर्थशास्त्री है श्रीमती बारबारा वुटन ने लिखा है, जहां 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहां पर उनके मत क्या होते हैं, 7 होते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है उसने कि जहां 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहां पर उनके मत कितने होते हैं, वहां पर उनके 7 मत होते हैं। बारबारा वुटन की अच्छी डेफिनेशन है। जहां किसने दिया, श्रीमती बारबारा
वुटन जहाँ 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहां 7 मत जहाँ 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहां कितने होते हैं? 7 मत होते हैं। जो श्रीमती बारबारा वुटन ने बताया है कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री वहां 7 मत होते हैं। तो अब अपन चलते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं पर। अर्थशास्त्र की 5 लगभग परिभाषाएं जो काफी इंटरेस्टिंग है। 5 परिभाषाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो आपको आनी भी जरूरी है। तो पहली है धन केंद्रित परिभाषा। कॉपी पेन साथ में रखना। धन केंद्रित परिभाषा। दूसरी है कल्याण केंद्रित परिभाषा। कल्याण केंद्रित परिभाषा। और तीसरी है दुर्लभता प्रदान परिभाषाएं यहाँ पे लिख लिया। दुर्लभता प्रदान परिभाषाएं, धन केंद्रित परिभाषाएं, कल्याण केंद्रित परिभाषाएं, दुर्लभता प्रदान परिभाषाएं और आप बता सकते हो आवश्यकता विहीन परिभाषाएं। आवश्यकता विहीन परिभाषाएं। और 5 नंबर विकास आधारित परिभाषाएं। धन केंद्रित परिभाषा, कल्याण केंद्रित परिभाषा, दुर्लभता प्रदान परिभाषा, आवश्यकता विहीन परिभाषाएं और विकास आधारित परिभाषाएं। देखो इसको ऐसे टेबल के रूप में लिखना। धन केंद्रित परिभाषा दी है एडम स्मिथ। किसने दी है? एडम स्मिथ ने। कल्याण केंद्रित परिभाषा दी है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। और दुर्लभता प्रदान परिभाषा दी है प्रोफेसर रॉबिन्सन। और आवश्यकता विहीन परिभाषा दी है प्रोफेसर जेके मेहता। और विकास आधारित परिभाषा दी है प्रोफेसर सैमुअलसन। धन केंद्रित परिभाषा दी है एडम स्मिथ ने और कल्याण संबंधी परिभाषा दी है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने और जिसे बोल सकते हैं अपन। और दुर्लभता प्रदान परिभाषा दी है प्रोफेसर रॉबिन्स ने और ये दी है प्रोफेसर जेके मेहता ने। आवश्यकता विहीन परिभाषा और वो दी है प्रोफेसर सैमुअलसन ने। इसको आप रॉबिन्सन्स बोल सकते हो या रॉबिन्स भी लिख सकते हो। तो ये 5 परिभाषा है। अब इन परिभाषाओं के दृष्टिकोण में इन परिभाषाओं को किस प्रकार से विस्तारित किया गया इसका अध्ययन अपन आज इस वीडियो में करेंगे। तो आप इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करना। काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए धन केंद्रित परिभाषा है। एडम स्मिथ ने धन केंद्रित परिभाषा दी है। एडम स्मिथ के अनुसार धन है जो कि अर्थशास्त्र है, जो कि क्या धन का विज्ञान है। प्रोफेसर एडम स्मिथ, जेबी से वोकर कई अर्थशास्त्री थे जिन्होंने धन केंद्रित परिभाषाओं पर अपना मत दिया है।
कि एडम स्मिथ ने बताया कि अर्थशास्त्र है जो कि क्या है, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र को उन्होंने धन का विज्ञान बताया। फिर उन्होंने एक अपनी पुस्तक भी बताई है जो कि आपके 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 12th में फर्स्ट चैप्टर में ये आएगा और इसका 1 नंबर क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी पूछा जाता है। लगभग 1 साल छोड़ के 1 साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। तो एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप 11th में भी सीख लो, 12th में तो बढ़िया, 11th में याद हो जाएगा तो 12th में तो याद रहेगा ही। तो एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, आप बता सकते हो, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दूंगी, पहले इंग्लिश में देख लो। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. An inquiry into the nature and causes of wealth of nations. An inquiry into the nature and causes of wealth of nations. राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। बहुत अच्छी पुस्तक है ये और काफी अच्छा उन्होंने इसमें डिफाइन भी किया है, जो अपने अर्थशास्त्र के जनक है, जिन्होंने बताया कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो ये पुस्तक हुई थी 1776, 1776 में, सन 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित, एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। सन 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार एडम स्मिथ ने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। फिर एक वोकर ने भी दी थी धन संबंधी परिभाषा कि अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध किससे है, धन से। काफी अर्थशास्त्री, इसमें आप काफी अर्थशास्त्रियों के बारे में जानकारी लोगे कि अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का अध्ययन है, उस भाग का नाम है जिसका संबंध किससे होता है, जिसका संबंध होता है धन से। फिर जेबी से भी था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो क्या करता है, धन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो क्या करता है, धन का अध्ययन करता है, जो धन का क्या करता है, अध्ययन करता है। अब देखो अर्थशास्त्र ये जो कि अगर अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो कहीं ना कहीं उसके आलोचना भी बताएंगे कि कई अर्थशास्त्र ने यह भी बता दिया कि धन पर जो आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है, कि धन को एक साध्य मान लिया गया, जबकि धन की प्राप्ति एक साध्य से नहीं। फिर आर्थिक मानव के दृष्टिकोण से दे दिया। फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित बता दिया। तो ये होती है अपने धन केंद्रित परिभाषा कि धन पर आवश्यकता से अधिक बल दे दिया गया। अर्थशास्त्र आर्थिक मानव की कल्पना को क्या बता दिया, अनुचित बता दिया गया। आर्थिक मानव की कल्पना को क्या बता दिया, अनुचित बता दिया। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र को क्या बता दिया, संकुचित बता दिया। तो ये थी अपने धन केंद्रित परिभाषा। अर्थशास्त्र धन का क्या होता है, विज्ञान होता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अब परिभाषा नंबर 2 पर चलते हैं, कल्याण केंद्रित परिभाषा। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की दी हुई है और काफी अच्छी परिभाषा भी है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन बना गया है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ करे कल्याण संबंधी
तो सामान्य व्यवसाय का अध्ययन ही क्या होता है? अर्थशास्त्र होता है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जो भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं उपभोग से घनिष्ठ रूप से क्या होती है? संबंधित होती है। कि अर्थशास्त्र में मानव जीवन के संबंध में व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जहां सुख सुविधाओं की प्राप्ति एवं उपभोग से उसका क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति व्यवसाय नहीं करेगा तब तक उसको कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। कल्याण की प्राप्ति तब वो उपभोग करेगा, फिर उसको धन की प्राप्ति, साधनों की प्राप्ति होगी, उपभोग करेगा तो फिर उसको क्या हो जाएगा? कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। फिर पिगू ने भी एक अर्थशास्त्री था, क्योंकि अगर एक अर्थशास्त्री, वही बात है ना कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहां पर उनके मत कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये तो अर्थशास्त्र का एक क्या बोलते हैं? फंडा है। तो पिगू ने भी दिया है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। अर्थशास्त्र है आर्थिक कल्याण का अध्ययन है और आर्थिक कल्याण के उस भाग तक सीमित रहता है जिसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से क्या किया जाता है? संबंधित किया जाता है। जिसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जाता है वो क्या होता है? ये अपने परिभाषा रहती है कल्याण केंद्रित परिभाषा। फिर कईयों ने इसकी परिभाषा व्याख्या भी की है कि धन की तुलना में मनुष्य का महत्व अधिक होता है। सामान्य वास्तविक मनुष्य के रूप में अध्ययन किया जाता है। मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय के रूप में अध्ययन किया जाता है। उसके कल्याण के रूप में अध्ययन किया जाता है। फिर इसकी कई आलोचना भी करते हैं। कई अर्थशास्त्री इसकी बाकी परिभाषाओं से आलोचना करते हैं कि साधनों पर भौतिक और अभौतिक वर्गीकरण अनुचित होता है। कि अगर केवल भौतिक साधनों की प्राप्ति करे तो उसके लिए उपभोग को सीमित रखा जाए, और अगर अभौतिक की करे तो उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, वकील जो अपनी सेवाएं देते हैं उनके भी साधन क्या रहते हैं? प्राप्त होते हैं। अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं होता बल्कि मानव विज्ञान भी होता है। कई अर्थशास्त्रियों ने यह भी बोला कि अर्थशास्त्र में क्योंकि आर्थिक नियम ऐसे होते हैं जो समाज में रहने वाले मनुष्य पे, सारे मनुष्य पे लागू होते हैं, तो अर्थशास्त्र क्या होता है? मानव विज्ञान भी होता है। अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक कल्याण से नहीं स्थापित करना ठीक नहीं होता। तो ये थी कुछ कल्याण संबंधी परिभाषा। अब प्रोफेसर रॉबिन्स की रहती है दुर्लभता प्रदान परिभाषा। इसकी भी काफी महत्वपूर्ण है कि दुर्लभता प्रदान, जैसे इसकी कई अपन ने देखी थी आलोचना, उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है। तो वैसे ही दुर्लभता प्रदान परिभाषा भी अच्छी है, रॉबिन्सन की है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित और अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई गोल रहता है उसका एंड ऑफ पॉइंट और सीमित और उनके अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखो पहले में तो धन संबंधी कर दिया, दूसरे में कल्याण संबंधी कर दिया, तीसरे में जिसके साधन ज्यादा मतलब साधन सीमित हो गए और अनेक उपयोग वाले संबंधित हो गए। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिससे साध्यों तथा सीमित और अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वही बात होगी, मनुष्य की आवश्यकताएं तो अनंत होती है लेकिन उसके साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। आवश्यकताएं उसकी अनंत रहती है पर उसके साधन क्या रहते हैं? सीमित रहते हैं। ये रॉबिन्सन की परिभाषा रहती है। उसने अपनी परिभाषा की व्याख्या भी काफी अच्छी की है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य के पास समय एवं धन सीमित होता है। मनुष्य के ऐसी स्थिति में आवश्यकताओं के बीच उसको क्या करना पड़ता है? उसको चुनाव करना पड़ता है। और इन्हीं साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी आवश्यकताएं क्या रहती है? असीमित रहती है, तो साधनों के उसके पास क्या रहेंगे? वैकल्पिक प्रयोग रहेंगे। तो उन्हीं के बीच से उसको क्या करना पड़ेगा? चुनाव करना पड़ेगा। और मनुष्य को विभिन्न आवश्यकताओं के मध्य क्या करना पड़ता है? चुनाव करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उसकी आवश्यकताएं क्या रहती है? अनंत, और साधन क्या रहते हैं? सीमित रहते हैं। अब उसकी कई आवश्यकताओं की तीव्रता में भी भिन्नता भी होती है कि एक समान नहीं होती। कभी आवश्यकताएं तेज गति से होती, तीव्रता में भिन्नता होने के कारण उसके चुनाव में भी क्या मिलती है? उसको सहायता मिलती है। कभी तो उसकी ज्यादा रहती है, कभी क्या रहती है? कम रहती है। अब कई अर्थशास्त्रियों ने रॉबिन्सन की परिभाषा की आलोचना भी की है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बनाना, अर्थशास्त्र के सामाजिक स्वभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक क्या बना दिया? व्यापक बना दिया। फिर अर्थशास्त्र के सामाजिक स्वभाव को उचित ध्यान नहीं दिया। फिर अर्थशास्त्र केवल मूल्य निर्धारण भी नहीं होता, उद्योगों के प्रति तटस्थता भी नहीं होती, अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान भी नहीं होता
उसकी कई परिभाषाएं स्थैतिक रहती है, आर्थिक समस्याओं के कारण रहते हैं, तो इनके बीच ये कुछ भी रहता है। अब अगर ये दोनों अर्थशास्त्रियों के देखें तो मार्शल और रॉबिन्सन ने भी अपनी परिभाषाओं के बीच में क्या कर ली, तुलना कर ली कि मार्शल तथा रॉबिन्सन ने दोनों परिभाषाओं के समानता और असमानता के रूप में समानताएं और असमानता के बारे में भी बताया कि मार्शल तथा रॉबिन्सन ने दोनों ने अपनी परिभाषाओं को एक विज्ञान माना है, चाहे उन्होंने कल्याण के रूप में माना हो, लेकिन दोनों ने विज्ञान माना है। मार्शल तथा रॉबिन्सन दोनों अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को प्रधान मानकर साधनों को गौण स्थान दिया, साधनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया, प्राथमिक स्थान दे दिया। गौण का मतलब होता है प्राथमिक स्थान दे दिया, कि दोनों ने ही साधनों को क्या दे दिया, गौण स्थान, यानी प्राथमिक स्थान, कि दोनों ने इस साधनों को क्या दे दिया, प्राथमिक स्थान दे दिया। मार्शल ने अपनी परिभाषा में केंद्र बिंदु अधिकतम कल्याण माना, जबकि रॉबिन्सन ने अपनी परिभाषा में इकोनोमाइजेशन माना, कि मितव्ययता को माना, इकोनोमाइजेशन माना। लेकिन अगर दोनों प्रवृत्तियों का अंतिम उद्देश्य देखें तो उनके लिए मैक्सिमम क्या रहता है, सेटिस्फेक्शन ही रहता है, अधिकतम क्या रहती है, संतुष्टि रहती है। मार्शल की परिभाषा में धन शब्द का प्रयोग हुआ है कहीं न कहीं, जबकि रॉबिन्सन ने तो केवल सीमित साधनों का प्रयोग किया है। एक सीमा तक दोनों शब्द में एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, क्योंकि सीमितता धन का क्या होता है, मुख्य गुण होता है। रॉबिन्सन ने बताया कि सीमित साधनों का प्रयोग करना चाहिए उपभोक्ता को, ताकि अधिकतम उत्पादन के साथ क्या हो सके, संतुष्टि भी अधिक प्राप्त हो सकते हैं, और मार्शल ने इसको अधिकतम कल्याण के रूप में रखा। अब इन दोनों परिभाषाओं के बीच में असमानताएं भी थी, कि परिभाषा के स्वरूप में भी अंतर होता है। ये क्लासिफिकेटरी होती है और ये एनालिटिकल होती है, ये वर्गीकरणी होती है, विश्लेषणात्मक होती है, और इसमें भौतिक अभौतिक रॉबिन्सन ने वर्गों में चुनाव करने के लिए अलग बताया। कई में इनके विषय सामग्री में अंतर रहता है, इनमें धन कमाने और धन खर्च ने संबंधित होती है, और ये चुनाव से संबंधित होती है। इसका स्वरूप अलग होता है, ये एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मार्शल ने बता दिया, सोशल साइंस के रूप में जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करती है, और ये क्या होती है, मानव विज्ञान के रूप में होती है। मार्शल ने केवल भौतिक साधनों को अर्थशास्त्र के अध्ययन में शामिल किया, और रॉबिन्सन ने भौतिक और अभौतिक दोनों को किया। मार्शल ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी माना, और अर्थशास्त्र को कला में भी शामिल किया गया, जबकि रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को ओनली वास्तविक विज्ञान माना। फिर उद्देश्यों में असमानता। मार्शल ने स्पष्ट किया कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना होता है, जबकि रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र उद्देश्य के प्रति क्या होता है, तटस्थ होता है। मार्शल ने बताया कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या होता है, मानव कल्याण में वृद्धि करना होता है, जबकि रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्रियों के प्रति क्या होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अंतर। मार्शल ने अपनी परिभाषा में विशेष प्रकार की मानव क्रियाओं को अर्थशास्त्र के अध्ययन में शामिल कर अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया, जबकि रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान मानकर मानव की सभी क्रियाओं के चयनात्मक पहलू को शामिल कर अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक बना दिया। उन्होंने तो संकुचित कर दिया और रॉबिन्सन ने क्या कर दिया, व्यापक कर दिया। फिर उद्देश्यों में समानता में उसमें कल्याण में वृद्धि दिखा दी, और इसमें उद्देश्य के प्रति क्या दिखा दी, तटस्थ। उसमें वास्तविक और आदर्श, इसमें क्षेत्र को संकुचित और इसमें क्षेत्र को व्यापक। उसमें वास्तविक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान और कला को मान लिया गया, इसमें वास्तविक विज्ञान को। इसमें उद्देश्य में मानव कल्याण में वृद्धि बता दिया, तटस्थ बता दिया। भौतिक अभौतिक, मानव कल्याण, उद्देश्य के प्रति तटस्थ, संकुचित, व्यापक, कल्याण में वृद्धि, तटस्थ, मानव, और इसमें आदर्शात्मक, वास्तविक और कला, इसमें केवल वास्तविक, कल्याण में वृद्धि, तटस्थ और संकुचित और व्यापक। तो इस प्रकार से ये परिभाषा किसकी थी, इस प्रकार से ये परिभाषा थी प्रोफेसर रॉबिन्सन की। अब चलते हैं परिभाषा नंबर 4 पे, आवश्यकताहीन परिभाषा, जो किसके है, प्रोफेसर जेके मेहता की। प्रोफेसर जेके मेहता ने बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण को इच्छा रहित अवस्थाओं में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है।
अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण को इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। वो किसकी परिभाषा है? प्रोफेसर जेके मेहता की। उसका मेन उद्देश्य यह रहता है कि संतुष्टि में वृद्धि करना नहीं, बल्कि वास्तविक सुख भी होना चाहिए। कि मानव व्यवहार मस्तिष्क में बेचैनी और संतुलनहीनता का परिणाम होता है। इसका कारण मानव अपनी संतुष्टि करने के लिए साधनों के बीच में अंतर होना भी जरूरी है। अंतिम लक्ष्य इसका रहता है अधिकतम सुख का प्राप्त होना चाहिए। केवल संतुष्टि में वृद्धि करना भी नहीं, वास्तविक सुख को भी प्राप्त करना जरूरी है। आवश्यकताओं को उनको संतुष्ट करने के लिए साधनों की भी जरूरत रहती है और मनुष्य की आवश्यकता विहीन स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने साधनों को उस सीमा तक घटाया जाता है ताकि मानसिक असंतुलन न उत्पन्न हो सके। तो इसका रहता है कि मानवीय आचरण को इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोफेसर जेके मेहता की परिभाषा है। फिर कई इसकी आलोचना कई अर्थशास्त्रियों ने दी। इच्छा रहित मानव की कल्पना भी मुश्किल होती है, अधिकतम सुख की धारणा सही नहीं होती, अर्थशास्त्र का अस्तित्व विहीन हो जाना, अर्थशास्त्र पूर्णतः आदर्श विज्ञान भी नहीं होता। ये थी आवश्यकता विहीन परिभाषा। अब लास्ट रहती है विकास आधारित परिभाषा प्रोफेसर सैमुएलसन की। प्रोफेसर सैमुएलसन की परिभाषा रहती है कि विकास आधारित परिभाषा बोल सकते हो या फिर इसको एक नाम और दे सकते हो, आधुनिक परिभाषा के रूप में भी इसको बता सकते हो। आधुनिक परिभाषा मतलब यह हो गया कि प्रोफेसर सैमुएलसन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज के प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने और उनके समाज में विभिन्न वस्तुओं और समूह में उपभोग हेतु वर्तमान और भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं। ऐसा द्रव्य का प्रयोग करे या इसके बिना करे। कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र को इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज में अनेक प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादन के सभी साधनों का एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने और उनके समाज में विभिन्न वस्तुओं और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान व भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं। ऐसा में चाहे वो द्रव्य के प्रयोग के साथ करे या फिर इसके बिना करे। ये साधनों के आवंटन के स्वरूप, सुधार करने की लागतें, उपयोगिताओं का क्या करता है? विश्लेषण करता है। फिर इसने अपनी परिभाषा को विस्तारित रूप भी किया है कि सैमुएलसन मानव व्यवहार के चुनाव करने तथा साधनों की सीमितता को अधिक महत्व देता है। सैमुएलसन वस्तु विनिमय प्रणाली, जो कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम आपने 10th में पढ़ा होगा, वस्तु के बदले वस्तु, गेहूं के बदले चावल या फिर कोई और वस्तु की, सैमुएलसन वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत साधनों के आवंटन की समस्या को महत्वपूर्ण मानते हैं। सैमुएलसन की परिभाषा में गत्यात्मक दृष्टिकोण है। सैमुएलसन की परिभाषा में मार्शल और रॉबिन्सन दोनों परिभाषाओं का क्या है? समावेश है, क्योंकि उसमें सीमित साधन और आवश्यकताएं अनंत, उसमें मानव कल्याण से संबंधित परिभाषा। तो इस प्रकार से ये किसकी परिभाषा थी? सैमुएलसन की परिभाषा थी। तो ये इस चैप्टर के अंदर इन 5 परिभाषाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर 2 अर्थशास्त्रियों ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है जो छोटे क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है, प्रोफेसर केजी सेठ और प्रोफेसर हिक्स, कि अर्थशास्त्र मानव विज्ञान का अध्ययन करता है। जो केजी सेठ ने बताया कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जो साध्यों के संदर्भ में साधनों के परिवर्तनों व विकास से संबंधित होता है। कि अर्थशास्त्र उस मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जो साध्यों के संदर्भ में साधनों के परिवर्तनों व विकास से संबंधित होता है। और प्रोफेसर हिक्स ने भी अच्छी दी है कि अर्थशास्त्र में मानव व्यवहार के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यवसायिक कार्यकलापों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में मानव विज्ञान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यवसायिक कार्यकलापों का अध्ययन करता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का विकासवादी एवं कल्याणवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें कई इन्होंने मान लिया गया। तो केजी सेठ ने बताया कि अर्थशास्त्र उस मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जो साध्यों के संदर्भ में साधनों के परिवर्तनों व विकास से संबंधित होता है। और हिक्स ने बताया अर्थशास्त्र में मानव विज्ञान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यवसायिक कार्यकलापों को क्या करता है? अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर ये 5 परिभाषाएं थी: धन केंद्रित, कल्याण केंद्रित, दुर्लभता प्रदान, आवश्यकता विहीन, विकास आधारित।
ये दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, ये प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने और प्रोफेसर जेके मेहता ने, प्रोफेसर सैमुएल्सन ने। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर। परिभाषाओं के साथ अपन और वीडियोस में आएंगे, और वीडियोस के अंदर भी इसकी काफी बताऊंगी मैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बताऊंगी, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, सांख्यिकी के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी चलेंगे। तो ये तो आज आपको एक समझाने का एक माध्यम था कि अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा होती है, क्या डेफिनेशन रहती है। तो पांचों अर्थशास्त्रियों के माध्यम से अपन ने डेफिनेशन देखी थी। मैं भी आपके समझ में आई होगी, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, और अपन और इस 11th के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जय श्री बालाजी की। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।